जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आपके लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है आज आपके लिए। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आज का विचार क्या है। शिक्षा से बड़ा धन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। शिक्षा शिक्षा से बड़ा धन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये इसलिए कहा गया है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा अगर आपके पास है तो धन के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतने रास्ते खुल जाएंगे कि आप धन बटोर भी नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ा धन शिक्षा ही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, देखते हैं क्या है आपका पहला न्यूज। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे 10 साल 10 इयर्स ऑफ नेशनल स्टार्टअप डे। अभी देखिए आज 16 जनवरी, ठीक है बच्चों। तो 16 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बच्चों। 16 जनवरी को हम लोग यहाँ पे नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है बच्चों। अब स्टार्टअप्स क्या होता है आप सभी को पता है। जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टअप लेना चाहता हूं, तो मैं कोई एक अपना बिजनेस शुरू करूंगा, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सर्विसेज हो, कोई भी मेरा स्टार्टअप हो सकता है ना। तो 16 जनवरी को हम हर साल नेशनल स्टार्टअप डे शुरुआत मनाते हैं, और ये पहली बार मनाया गया था 2016 में। तो आप देखोगे 10 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th जनवरी सिंस 2016। 2016 से लगातार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या, इंडिया के स्टार्टअप्स को हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टअप्स के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई आप सिर्फ एक जॉब के पीछे मत भागिए। अगर आप अपना स्टार्टअप लेते हो तो डेफिनेटली आप कुछ लोगों को जॉब भी दे सकते हो, इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। तो आप स्टार्टअप कीजिए, और उसके बाद आप देखोगे कि ये जो स्टार्टअप है, ना तो सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ, ना तो आपकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ, बल्कि आपका पूरा एक इकोसिस्टम बदल देता है, यानी आपके आसपास का पूरा वातावरण बदल देता है। आप सिर्फ मेहनत करते चले जाइए, स्टार्टअप एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जरूर देगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि किसके अंडर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व ऑन 16 जनवरी से 2016 टू सेलिब्रेट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, marking the launch of the Startup India initiative under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, ठीक है बच्चों, क्या DPIIT ये सेलिब्रेट करता है, यानी कि इसके अंडर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ promotion of investment and industry and internal trade, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर में हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। और ये किसके अंदर में आता है, कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में आता है, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में आता है। क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखना, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में आता है, यानी कि आपका ये इंडस्ट्री जो संभालती है मंत्रालय, वो आपका वाणिज्य मंत्रालय होता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंडर में आता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे हम लोग 16 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, आरबीआई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज FEDAI। आरबीआई ने FEDAI को रिकॉग्नाइज किया है, किस तौर पर? एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, फॉरेक्स डील के लिए, फॉरेक्स डील के लिए। अभी देखिए आरबीआई ने ऑफिशियली किसको रिकॉग्नाइज किया है? तो FEDAI। FEDAI का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है बच्चों, याद रखना क्या मतलब इसका, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, क्लियर है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज एंड D फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलर, डीलर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन, डीलर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों, याद रखना। अब ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज के डीलर हैं, कोई भी बैंक हो सकता है वो, या कोई ऐसा जो NBFC हो सकता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है,
ये उसको रेगुलेट करता है, ये उसको रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है, जितने भी बैंक या एनबीएफसी फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनके लिए रूल्स बनाता है, उनके लिए नियम कानून बनाता है, उनके लिए लिमिटेशंस डिसाइड करता है, उनके लिए स्टैंडर्ड्स डिसाइड किया करता है। क्लियर बच्चे, यहां पे याद रखना। तो FEDAI को किस तौर पे आरबीआई ने ऑर्गेनाइज किया है, रीऑर्गेनाइज किया है? SRO। SRO का मतलब क्या होता है? SRO का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बच्चों, ये क्या होता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी इंडस्ट्री को मैनेज करता है। क्लियर है? देखिए, जैसे कि आरबीआई है ना बच्चों, आरबीआई है। अब आरबीआई के अंडर में नाबार्ड भी आ जाएगा, आरबीआई के अंडर में सिडबी भी आ जाएगा, आरबीआई के अंडर में और भी बैंक आ जाएंगे। लेकिन नाबार्ड जितना भी एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र का किसानों का लोन वगैरह है, स्कीम वगैरह है, वो देखता है। सिडबी जो है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ देखता है। तो ये जितना भी खेती बाड़ी वाला सेक्टर है, एक छोटा सा इंडस्ट्री मैं कह सकता हूं, खेती बाड़ी वाली जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करता है। उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करता है कौन? कौन? तो नाबार्ड। इसी तरीके से ये आपका FEDAI फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी डीलर है उसको रेगुलेट करता है। तो आरबीआई ने ऑमनिबस SRO फ्रेमवर्क के तहत फेडाई यानी FEDAI को स्वनियामक संगठन यानी कि SRO के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है, जिससे अधिकृत फॉरेक्स डीलरों के लिए अनुशासन, पारदर्शिता और मानकीकरण सुनिश्चित होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, किससे क्या होगा? एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा डीलरों के बीच में, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी डीलरों के बीच में, एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन होगा डीलरों के बीच में। क्लियर पॉइंट? और ये कौन से डीलर होंगे? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका आरबीआई ने FEDAI को फॉरेक्स डीलरों के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है। चलिए आगे आते हैं। कर्नाटका बैंक वन IBA बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड 2026 फॉर इट्स डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग एंड DPI इंटीग्रेशन। अभी देखिए, कर्नाटका बैंक को IBA, ठीक है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने क्या दिया है? बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड दिया है। ठीक है, याद रखना, कर्नाटका बैंक। क्लियर बच्चों? कर्नाटका बैंक। अब ये कर्नाटका जो बैंक है, इसने बहुत अच्छा फिनटेक के मामले में कार्य किया है। फिनटेक, अब ये फिनटेक क्या होता है बच्चों? याद रखना, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी को हम फिनटेक कहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर में। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है बच्चों कि जैसे आप गूगल पे देखते हो, फोन पे देखते हो, पेटीएम देखते हो और अमेजन पे देखते हो, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहलाती है, क्योंकि फाइनेंस के मैटर में हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के मामले में इसने सबसे बेस्ट काम किया है। क्लियर अपन? यहाँ पे सबसे बेस्ट काम किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे कर्नाटका बैंक वॉन द IBA यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है बच्चों, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा क्या इसको अवार्ड दिया गया है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन 2026 के लिए अवार्ड दिया गया है। और हम लोगों ने कैटेगरी कौन सी देखी यहाँ पर? तो फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड, फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। और इस फील्ड में जो ये आपका कर्नाटका बैंक है, इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो कर्नाटक बैंक ने डिजिटल भुगतान ऑनलाइन, ठीक है बच्चों, डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है बच्चों, याद रखना, डिजिटल भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग और DPI एकीकरण के लिए IBA सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और DPI अपनाने का पुरस्कार जीता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे याद रख लीजिएगा। क्लियर पॉइंट? और DPI का मतलब क्या होता है? डिजिटल पेमेंट। ठीक है बच्चों, डिजिटल पेमेंट। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरायण के तौर पर गुजरात में वन्य जीव संरक्षणों को सुदृढ़ किया गया। अभी देखिए, उत्तरायण क्या होता है? उत्तरायण जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये मकर संक्रांति, तो 2 दिन का फेस्टिवल होता है गुजरात में पतंग उड़ाने का। क्लियर पॉइंट? तो 2 दिन का गुजरात में 2 दिन का एक क्या होता है? उत्सव होता है। कहां पे? गुजरात में।
गुजरात में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरायण। किसको हम उत्तरायण कहते हैं। और ये जो उत्तरायण है बच्चों, और ये जो उत्तरायण है, आप लोग क्या देखोगे कि पतंगों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी कर रहा है आज के डेट में। जो पतंगों का जो मांझा होता है ना, उसमें पीसा हुआ जो ये कांच होता है, पीसा हुआ उसको गोंद में लगा करके पूरे धागे पे ऐसे लग चढ़ाया जाता है, ताकि जब पतंग के धागे एक दूसरे से लड़े तो धागा कट जाए और पतंग, ये मतलब काटने का एक कंपटीशन होता है धागे काटने का। अब वो पतंग जो कटेगी, सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि उसमें धागा एकदम जड़ से ही कटेगी, नहीं, एक कहीं ना कहीं नीचे तक धागा होगा, धागे के साथ कटेगी। वो धागा उड़ता रहता है और उड़ते हुए परिंदों के पैरों में फंस जाता है, उनके गले में, उनके चोंच में अलग अलग फंस जाता है, या फिर नीचे कहीं गिरा हुआ है, झाड़ियों पे उलझा हुआ है तो जानवरों में फंस जाता है और वो उनकी मौत का कारण तक बन जाता है। तो यहाँ पर एक उत्तरायण जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है गुजरात में, इस पे गुजरात सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, जिसका नाम क्या है? करुणा इनिशिएटिव। क्या लिया है? करुणा इनिशिएटिव लिया हुआ है। क्लियर अपन यहाँ पे याद रखना, करुणा इनिशिएटिव। अब ये करुणा इनिशिएटिव में क्या होगा? करुणा इनिशिएटिव में क्या होगा? यहाँ पर जगह जगह एक चिकित्सालय बनाया गया है, जगह जगह चिकित्सालय बनाया गया है, याद रखिएगा, जगह जगह चिकित्सालय बनाया गया है। और ये चिकित्सालय किसके लिए है? पक्षियों के लिए है, पशुओं के लिए है। एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, और व्हाट्सएप नंबर क्या है ये देखिए, ठीक है, 832000 एंड 2000, ठीक है, 832000 ये दिया गया है एक व्हाट्सएप नंबर। आपको कहीं पे कोई पक्षी दिखता है, कोई जानवर दिखता है, तो आप लोग साफ तौर पे क्या कर सकते, जैसे देखिए बेचारा गिरा हुआ है, उलझा हुआ है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस पे व्हाट्सएप करो, गाड़ी खुद ही आपको लेने के लिए आ जाएगी, इन जानवरों को लेकर के जाएगी, इनका देख रेख करेगी और इनका इलाज करेगी। ठीक है बच्चों, तो करुणा अभियान जो शुरू किया गया, करुणा इनिशिएटिव के तहत गुजरात ने 8620 स्वयं सेवकों, यानी वो आदमी लोग, वो मनुष्य लोग जो कि हेल्प करना चाहते, सहायता करना चाहते बिना किसी सैलरी के, बिना किसी पेमेंट के, और 1036 केंद्रों को तैनात किया गया, यानी कि जो चिकित्सालय है ना, केंद्र बनाए गए, 1036 केंद्रों को तैनात किया गया। नागरिक घायल पक्षियों की सूचना व्हाट्सएप हेल्पलाइन 832000 पर दे सकते हैं, और यहां पर इन चिकित्सालय में इनको लेकर के आया जाएगा और यहां पर इनका इलाज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष। अभी देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक मेडिक्लेम किया है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बच्चों, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक योजना चलाई है, इसका नाम क्या है? परिपूर्ण। इसका नाम क्या है? परिपूर्ण मेडिक्लेम। ठीक है बच्चों, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा इसका नाम है। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी में कोई बंदा है, कोई भी XYZ है ना, अगर सरकारी नौकरी में है या फिर रिटायर वाला बंदा है, उसको सरकार एक लिमिट तक, बहुत सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको जितना भी इलाज में खर्चा लग जाए उतना आपको खर्चा दे दिया जाता है, उतना आपको हॉस्पिटल में बिल अपने आप ही गवर्नमेंट भर देती है। पहले हुआ करता था, एक ECHS खुला था, ECHS में जो भी रिटायर्ड पर्सन लोग हैं जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाइए, इलाज करवाइए, उसका बिल अपने आप ही गवर्नमेंट भर देगी। ये सिर्फ डिफेंस वाले में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं सरकारी, जिसमें पूरा नहीं दिया जाता पैसा, कि ठीक है आपको हम 7 लाख तक का मेडिकल क्लेम दे सकते हैं, ठीक है आपको हम 6 लाख तक का मेडिकल क्लेम दे सकते हैं, 3 का, 2 का, इस तरीके से। तो ये मेडिकल क्लेम को ऊपर बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक मेडिकल क्लेम आपका 10 लाख का है, ठीक है बच्चों, एक मेडिकल क्लेम आपका 10 लाख का है, लेकिन आपके इलाज में अगर 5 लाख एक्स्ट्रा लग गए, आपके इलाज में अगर 5 लाख एक्स्ट्रा लग गए, तो आप क्या करोगे? 5 लाख कहां से मैनेज करोगे, है ना? तो 5 लाख के लिए बीमा शुरू किया गया कि भैया ठीक है, इतना तो आपको मिलेगा, उसके ऊपर का सारा खर्चा हम देंगे। तो इसके लिए क्या शुरू किया गया है? एक परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा शुरू किया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, ऑप्शनल इंश्योरेंस है, कोई जरूरी नहीं है कि आप लो ही लो, आप चाहो तो साथ ये 10 लाख में खुश हो तो ठीक है। किसके लिए किया गया है भाई साहब? ठीक है, तो याद रख लेना, जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं, ठीक है, हेल्थ सिस्टम है,
क्लियर पॉइंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम, क्लियर पॉइंट, हेल्थ स्कीम जो इसमें आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इनके लिए, क्लियर पॉइंट। और ये क्या ऑफर कर रहे हैं, 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक का कौन सा कवर, हॉस्पिटलाइजेशन कवर कर रहे हैं, क्लियर पॉइंट। और कौन सा एडिशनल होगा, यानी कि आपका पहले से जितना बीमा का कंपनी ने दे रखा है उसके ज्यादा का बीमा आप करा सकते हो। तो वित्त मंत्रालय ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया जो CGHS लाभार्थियों के लिए एक वैकल्पिक बीमा है, लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो मत लो, जिसके अंतर्गत न्यू इंडिया इंश्योरेंस के माध्यम से, और ये कंपनी कौन सी होगी, ये करने वाली न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है बच्चों, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ठीक है बच्चों, न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कंपनी है, ठीक है बच्चों, याद रखेगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। राकेश अग्रवाल अपॉइंटेड डीजी ऑफ INA। अभी देखिए राकेश अग्रवाल जी को डीजी INA, ठीक है बच्चों, याद रखना, डीजी बनाया गया, यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया, कहां के, तो INA के, यानी इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है बच्चों, याद रख लेना, INA, ठीक है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो INA जो है इसका ये बनाया गया, एक डीजी बनाया गया, ठीक है, एजेंसी। चलिए आगे देखते हैं। अब सीनियर IPS ऑफिसर राकेश अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ द NIA बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, यानी कि किसने, ACC ने इनको अपॉइंट किया। अभी ACC क्या होता है, ACC वो एक डिपार्टमेंट होता है, या फिर यूं कह लीजिए केंद्र सरकार का एक ग्रुप है, एक अलग सा सेक्शन है उनका डिपार्टमेंट, जो कि इतने बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स को देखता है, जैसे कि कोई सरकारी बैंक है, कोई सरकारी कंपनी है, वो सभी को अपॉइंटमेंट ACC ही देखता है। और इसके हेड कौन होते हैं, तो हमारे चेयरमैन जो होते हैं इसके हेड, तो PM साहब इसके चेयरमैन होते हैं। तो ACC ने अभी राकेश अग्रवाल जी को डीजी बनाया गया, किसका, INA का, ठीक है बच्चों, याद रखना, ठीक है, नॉट INA, ठीक है, ये NIA है बच्चों, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है बच्चों, याद रखना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अभी इनको इंचार्ज बनाया गया है। और सदानंद वसंत दाते को इन्होंने रिप्लेस किया है, किसको, सदानंद वसंत दाते, संत दाते को इन्होंने रिप्लेस किया है, याद रखिएगा। और सदानंद वसंत दाते जी महाराष्ट्र चले गए अपने होम कैडर में, उसके बाद इनको ये चांस दिया गया है। पहले ये एडिशनल डीजी थे, और अभी इनको डीजी के रूप में अपॉइंट करवा दिया गया है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और ये अगले 2028 तक, ठीक है बच्चों, अगले 2028 तक ये कार्यरत रहेंगे इस पद पर। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिन्होंने सदानंद वसंत दाते का स्थान लिया है, और वे अगस्त 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। चलिए बच्चों, करण, ठीक है, करण फ्राइज ब्रीड ऑफिशियली रजिस्टर्ड। अभी देखिए एक गाय की ब्रीड है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये एक गाय की ब्रीड है जो साइज में बहुत छोटी होती है लेकिन दूध बहुत ज्यादा देती है, साइज में बहुत छोटी होती है लेकिन दूध बहुत ज्यादा देती है। और ये एक मतलब डेवलप की गई ब्रीड है, यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने डेवलप किया हुआ एक ब्रीड है, खुद बनाया हुआ, ठीक है। तो याद रखना, क्या यहां पे देखना, करण, ठीक है, करण फ्राइज इसका नाम है, करण फ्राइज इस ब्रीड का नाम दिया गया है, क्लियर बच्चों। इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है ICAR के द्वारा। ICAR क्या होता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको 1929 में अंग्रेजों ने बनाया था एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखिएगा। अब देखते हैं कि इसका ये नाम करण फ्राइज क्यों रखा गया है, ठीक है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो अभी देखिए इसके पीछे एक कहानी ये है कि करण का मतलब क्या है, करण कहां से लिया गया, करनाल, करण कहां से लिया गया है, करनाल से लिया गया, ठीक है बच्चों, याद रखना। करण का मतलब है, यहाँ पे देखिए, करनाल, करण का मतलब करनाल, ठीक है। करनाल में एक रिसर्च सेंटर है, करनाल में एक रिसर्च सेंटर है इदरी, करनाल में एक रिसर्च सेंटर है इदरी, ठीक है बच्चों, याद रखना, इदरी यहीं पर बनाया गया है। तो करनाल में बनाई गई है इसकी ब्रीड को, तो करनाल यहां से ले लिया गया है, क्लियर पॉइंट, याद रखना। अब उसके बाद आप देखोगे कि करनाल प्लस और दूसरा नाम कहां से लिया गया है, एक हॉल्स्टीन फ्राइजियन ब्रीड है, ठीक है, हॉल्स्टीन फ्राइजियन, ठीक है बच्चों, फ्राइजियन ब्रीड है।
हॉल्स्टीन फ्राइजियन ब्रीड है। तो इस ब्रीड से क्या लिया गया है? फ्राइज लिया गया है। हॉल्स्टीन फ्राइजियन एक गाय की ब्रीड है। तो ये ब्रीड से एक नाम लिया गया और करनाल में बनाई गई है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? करन फ्राइज रख दिया गया है। ठीक है बच्चों, करन फ्राइज रख दिया गया है। तो सर ये एक ब्रीड हो गई और करनाल में बनाया गया है, तो दूसरा कोई ब्रीड भी तो होगा ना सर? तो डेफिनेटली दूसरा एक ब्रीड है, आप लोग देखोगे, ठीक है, कि थारपरकर। क्या नाम है? थारपरकर। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? थारपरकर। ठीक है बच्चों, थारपरकर इसका नाम है। तो करन फ्राइज गौवंश नस्ल, जो गाय की एक नस्ल है, जिसे आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने, ठीक है, आईसीएआर और एंद्री, ठीक है, एनडीआरआई, करनाल हरियाणा में विकसित किया गया, को आईसीएआर द्वारा आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया गया कि हाँ भैया अच्छी नस्ल है और एक नई नस्ल है, बहुत बेहतरीन है। अब इसका नाम करनाल और फ्राइजियन से लिया गया है। करनाल और फ्राइजियन से फ्राइज लिया गया है। और यह हॉल्स्टीन फ्राइजियन तथा थापरकर नस्लों का संस्करण से विकसित की गई है, यानी इन दोनों नस्लों को मिला करके एक नई नस्ल बनाई गई है, जिसको हम करंट फ्राइज कहते हैं। अभी देखिए क्या है, जो फ्राइजियन जो नेचर की ये गाय है, गौ है, देखिए हॉल्स्टीन फ्राइजियन जो नेचर है, वो दूध बहुत देती है लेकिन गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाती है, हम उनको गर्मी नहीं टॉलरेट होती, तो भारत में टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। और जो थापरकर है वो गर्मी बर्दाश्त कर लेती है, इसलिए दूध नहीं दे पाती हैं। तो दोनों को मिला करके एक ऐसी ब्रीड बनाएगी जो कि दूध भी अच्छा दे और गर्मी भी बर्दाश्त कर ले। क्लियर पॉइंट? तो आप नाम याद रख लेना, करन फ्राइज आप लोग नाम याद रख लेना बच्चों। ठीक है, चलिए, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम। ठीक है, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एनओईडीपी यानी कि नेशनल, एनओईडीपी यानी कि नेशनल, याद रखना, ठीक है, यानी कि ठीक है, यानी नेशनल ओलंपिक। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, नेशनल ओलंपिक एजुकेशन, ठीक है, नेशनल ओलंपिक एजुकेशनल, ठीक है बच्चों, याद रखना, नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है बच्चों, याद रखना, डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए बच्चों, ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट। तो नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, ताकि जो ओलंपिक खेलने के लिए हम अपने खिलाड़ियों को प्रेरित कर सकें, आप अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। और दूसरा आप लोग देखोगे यहाँ पे एक रीएक्टिवेट किया गया पुराना एक संस्थान था, रीएक्टिवेट, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, दो कदम उठाए गए, एक तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया एनओईडीपी, जिसका नाम क्या है भाई साहब? ठीक है, नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और साथ में आप लोग देखोगे कि एक कॉलेज था, एक संस्थान था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, नेशनल ओलंपिक एकेडमी। क्या? नेशनल ओलंपिक एकेडमी। ये 2018 में बंद हो गया था और इसे दोबारा से रीएक्टिव किया गया, दोबारा से इसे शुरू किया गया है। और साथ में इसकी अपॉइंटमेंट भी देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटी उषा को प्रेसिडेंट बनाया गया और गगन नारंग जी को यहां डायरेक्टर बनाया गया। पीटी उषा को इसका डायरेक्टर बनाया गया है बच्चों, नॉट डायरेक्टर, प्रेसिडेंट बनाया गया है बच्चों, अध्यक्ष बनाया गया है। और गगन नारंग को, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, गगन नारंग को डायरेक्टर बनाया गया है, गगन नारंग को डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दो कार्य किए गए हैं ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को हम लोग प्रोत्साहन दे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को बढ़ावा दे, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट, हर चीज का हम लोग यहाँ पर ख्याल रख सके। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे देखते हैं। इंडिया जापान कोस्ट गार्ड, इंडिया और जापान की जो कोस्ट गार्ड है उनकी एक मीटिंग हो रही है। ठीक है, याद रखना, 22nd हाई लेवल मीटिंग हो रही है और दिल्ली में की जा रही है। तो इन न्यू दिल्ली डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, परमेश शिवमानी कौन है? डायरेक्टर जनरल है, डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या नाम है? परमेश शिवमानी। ठीक है, नाम याद रखना, क्या नाम है इनका? परमेश शिवमानी। ठीक है बच्चों, परमेश शिवमानी।
क्लियर है, याद रखिएगा। इसकी एक हाई लेवल अभी मीटिंग दिल्ली में की गई है और 14 तारीख को ही की गई है, 14 जनवरी 2026 को किया गया है दिल्ली में, आज याद रखना, ठीक है, दिल्ली में। और ये 22 है, यानी कि इससे 21 मीटिंग इस तरीके के पहले हो चुकी हैं। और भारत की तरफ से कौन है, डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमानी, और जापान की तरफ से कौन है, तो उनका एडमिरल योशियो शुगुइची, योशियो नाम याद रख लेना, योशियो शुगुइची, योशियो शुगुइची, योशियो, ठीक है बच्चों, योशियो शुगुइची, ठीक है, याद रखना, क्या नाम है, शुगुइची, सुगुइची, सुगुइची, ये आप लोग नाम देखोगे, ठीक है, योशियो सुगुइची ऑफ जापान कोस्ट गार्ड। और ये दोनों मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक दूसरे के साथ किस तरीके से बेहतरीन और कार्य कर सकती है अपने अपने कोस्टल जो एरियाज हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि और जापान तटरक्षक बल के एडमिरल योशियो साइगुची ने द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक मीटिंग की, जो 22वां संस्करण था, 22nd एडिशन था। और ये हाई लेवल मीटिंग्स, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यहां पर किए गए, ठीक है बच्चों। चलिए, अब जितने भी आप लोगों ने टॉपिक देखे हैं सभी का यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, आप लोग आंसर करेंगे बच्चों, और कोशिश करेंगे कि एक एक आंसर आप लोग दे पाओ। तो यहाँ पे देखना, करन फ्राइज नस्ल की 2 गौवंश नस्लों के संकरण से विकसित की गई कौन सी गाय है, ठीक है, कौन से 2 नस्लों से विकसित किया गया है। दूसरा, भारत में प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद, फेडाई हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, आरबीआई ने इनको क्या बना के रखा हुआ है। तो आपको ये सारे आंसर देने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, ये आपको सारे जो आंसर्स है कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आज का सेशन बच्चों यहीं पे खत्म होता है। इसी तरीके से और भी बेहतरीन सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। जो भी साथी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। जय हिंद।